आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं और मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बनी गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। सरिता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास अलका उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति सोमनाथ के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया, क्योंकि ससुर के निवृत्त होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपने मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए बची कुछ जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों और पेड़ों के वेले लगाए थे। उनके गुलाब, चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में अलका जी अलग अलग सब्जियाँ भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कहीं बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में सोमनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी में बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहाँ बना सके इसलिए उन्होंने वो जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। अलका जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर की सभी जरूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का झूले पर बैठकर समय बिताने खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी। अपने सास ससुर को कुंभ मारने के लिए फोन करना छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उसको एक जगह से हटाने पर लगाती और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक संयंत्र भी रचा। संजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? सरिता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। संजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं? वह गार्डन है ना जहाँ आजकल 2 लवर्स अपना बेला जमा बैठते हैं। सरिता ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? संजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो यह था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन संजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि बड़ी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास तो पहले से एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। सरिता को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधे को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। संजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अलका जी को यह सुनकर जैसे दिल्ली बैठी हो। सोमनाथ जी ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं। दिन भर झूला पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब सरिता घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। संजय थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोल। अंदर से सरिता भी थी। सोमनाथ कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। इस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से सोमनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सोमनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अलका जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गए थे। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन
शाम को संजय की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा था। संजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ा ही है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वहीं अब इस घर में भाड़े से रहेंगे। सोमनाथ जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? संजय ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में संजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। सोमनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो कहा मेरा मतलब वह नहीं था। संजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों के साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए ये पेड़ पौधे इस बात के गवाह